नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 24 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट जो है पिछले करंट अफेयर सेशन पर आधारित होगा और इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि पिछले करंट अफेयर सेशन में आपने कितना सीखा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप दोनों की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल जिनका नाम था लालजी टंडन, इनका निधन हो गया। तो देखिए जो आपके लालजी टंडन हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और तीसरा था कि सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए इसको लिखा है बलदेव सिंह सदा कर्दम ने। और चौथा था कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्ट किया है। तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा। और पांचवा था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को जो है 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके बारे में कुछ और भी अपडेट थी जो कि मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है किस पर्यावरण कार्यकर्ता को अभी हाल ही में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए जो ये गुलबेंकियन प्राइज यानी कि पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है इस साल ग्रेटा थुनबर्ग को। और ग्रेटा थुनबर्ग कौन है, देखिए ये जो है एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। और इनकी उम्र वर्तमान में केवल 17 साल है। और जो आपकी ग्रेटा थुनबर्ग है इनको जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये गुलबेंकियन पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार स्वरूप इनको टोटल 1 मिलियन यूरो का जो है पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। और देखिए गौरतलब है कि इन्होंने इस 1 मिलियन यूरो के पुरस्कार राशि को जो है जितने भी जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्य करने वाले संगठन है पूरी दुनिया के, उनको जो है इन्होंने ये 1 मिलियन यूरो की राशि दान कर दी है। तो ये बहुत महान कार्य किया इन्होंने केवल 17 वर्ष की उम्र में। 17 वर्ष की उम्र में देखिए आदमी खिलौनों में और मोबाइल में बिजी रहता है, लेकिन इन्होंने जो है पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर। और इसलिए इसके लिए यानी कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उजागर करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं इन्होंने जो है एक काम किया था, एक मूवमेंट चला था, इसका नाम था फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने जो है जितने भी स्कूली छात्र हैं उनको एकत्र किया था। और जो आपका ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान है ये क्या है, देखिए ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जहाँ पर छात्र जो है ये हर शुक्रवार को कक्षा से छुट्टी लेते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनसे कार्रवाई की मांग करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, इसको याद रखिएगा ये क्या चीज़ है। और इस मूवमेंट को किसने चलाया था, स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। देखिए ग्रेटा थनबर्ग जो ये पहली बार चर्चा में कब आई थी, इन्होंने जब जो है स्वीडन की संसद के सामने एक प्रदर्शन किया था, किस लिए, जो आपके जितने भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उनको उजागर करने के लिए। इनका कहना था कि भाई देखो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक तरीके से त्रासदी है पूरी दुनिया के लिए। अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता रहा, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होता रहा, तो एक दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो हमारा भी भविष्य जो है, मतलब हमने भी अपनी पूरी ज़िंदगी जीना ही है, अभी मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा पर्यावरण को सुरक्षित रखिए ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी आने वाले 40 से 50-60 सालों में जो है अच्छी तरीके से जी सकें, हमें इस ग्लोबल वार्मिंग का सामना ना करना पड़े। तो ये इनका मेन मोटो था इस प्रदर्शन का और इसी से ये पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा में आ गई, जिनका नाम था ग्रेटा थनबर्ग। और देखिए जो आपका ये पुरस्कार है गुलबंकियन पुरस्कार, ये क्या चीज़ है, देखिए इस पुरस्कार को जो है कैलुस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये 1976 में स्थापित किया गया था और इसका जो पुरस्कार वितरण समारोह है ये जो है पुर्तगाल में आयोजित किया जाता है। तो यहीं पर ये पुरस्कार दिया जाएगा, कहाँ, किसको, ग्रेटा थनबर्ग को।
और दूसरा प्रश्न है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए जो आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं पीसी कांडपाल यानी कि प्रकाश चंद्र कांडपाल। और जो कि प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं ये इस पद पर पूषण महापात्रा का स्थान लेंगे। और देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में जान लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तीसरा है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो देखिए जो आपके सुमित देव जी हैं सुमित देव को बनाया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। देखिए जो आपके सुमित देव हैं ये वर्तमान में जो है जो आपका एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है तो इसमें जो है ये निदेशक कार्मिक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन जाएंगे एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। देखिए ये जो है एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में स्थान लेंगे एन विजेंद्र कुमार का, जो कि 31 जुलाई 2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और जो आपका एनएमडीसी है यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है तो देखिए इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी। 14 प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया है। तो देखिए भारत ने अभी हाल ही में ध्रुवस्त्र नाम की एक जो है स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। और देखिए ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है तो इसको किसने विकसित किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका ध्रुवस्त्र है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको याद रखिएगा। और इसको जो है जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है इसने डेवलप किया है, ठीक है। और अभी हाल ही में देखिए इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्रुवस्त्र का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से, ठीक है। ये चीज़ याद रखेगा। और इसकी जो है 3 उड़ान परीक्षण जो है ये की गई सफलतापूर्वक, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका ध्रुवस्त्र है ये क्या चीज़ है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और दूसरा इसको किसने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और तीसरा इसका परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ से किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। और देखिए ऊपर डीआरडीओ जिसने इस मिसाइल को विकसित किया है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए डीआरडीओ जो है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। और इसके देखिए जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, ठीक है। और वर्तमान में जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है इनका क्या नाम है, राजनाथ सिंह, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है डीआरडीओ। और 5वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन को विकसित किया है या लॉन्च किया है। तो देखिए सोनू सूद ने अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। और इस प्रवासी रोजगार ऐप की क्या विशेषता है, देखिए सोनू सूद के बारे में सभी जानते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं कोरोना के काल के दौरान। देखिए जो आपके फिल्म अभिनेता सोनू सूद हैं इन्होंने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए अभी हाल ही में इस प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से नौकरी ढूंढने में से जुड़ी जितनी भी जानकारी होंगी, ठीक है, ये आसानी से मिल सकेंगी। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में कहीं पर भी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, देखिए ये टोल फ्री नंबर है 1800-121-66-44-22, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो देखिए अमेरिका के ह्यूस्टन में जो चीन का दूतावास था तो अमेरिका ने कहा कि भैया तुम अपना दूतावास हमारे अमेरिका के ह्यूस्टन में बंद करो, हम तुमसे कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है सारी की सारी स्टेटमेंट है किसकी, डोनाल्ड ट्रम्प जी की। और चीन ने कहा कि ये जो है हमारा अपमान हो रहा है। तो चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है अमेरिका का, जिससे अमेरिका और चीन दोनों देशों का जो रिश्ता है उसको नुकसान पहुंचेगा। वैसे भी कौन से अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका और चीन के बीच में। और देखिए ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन इनके बीच में तनाव बढ़ रहा है। तो ये चीज़ याद रखेगा कि जो आपका अमेरिका इसने कहा कि हमारे अमेरिका के ह्यूस्टन में जो चीन है ये अपना दूतावास तत्काल रूप से बंद करे। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है
शी जिनपिंग, ठीक है, इन दोनों राष्ट्रपतियों का नाम यह रखेगा। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए ये प्रस्ताव दिया है चीन ने भूटान को। याद रखिएगा कि हाल ही में चीन ने जो है भूटान को वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। देखिए चीन जो है इसने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र जिसका नाम डोकलाम है, ठीक है, तो डोकलाम सहित के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि अपनी जमीन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, हम हमारे पसंद की ज़मीन हमें दे दो और तुमको मैं उसके बदले कुछ दूसरी ज़मीनें देता हूँ, भले वो तुम्हें पसंद हो या ना हो। तो ये चीज़ भूटान को मंजूर नहीं है। और डोकलाम कहाँ पे स्थित है मैं आपको थोड़ा सा मैप में ले चलता हूँ। देखिए ये आपका इंडिया और चाइना का मैप है जिसके बीच में आपका भूटान स्थित है। और जो आपका डोकलाम है ये कुछ इस स्थान पे स्थित है, ये प्लेटू, ठीक है। तो डोकलाम प्लेटू में पिछले साल काफ़ी विवाद हुआ था। लौटते हैं हम अपने पेज पे। देखिए आपको बता दूं इससे पहले 1996 में जो आपका चाइना है, तो चाइना ने भूटान को पश्चिमी क्षेत्र में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर की चारागाह भूमि के बदले उत्तर में जो है 495 वर्ग किलोमीटर के घाटियों वाले क्षेत्रों को बदलने का प्रस्ताव रखा था। और विशेषज्ञों का मानना है जो चीन यानी कि चाइना है इसके द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया ये जो नया दावा है, ठीक है, ये भूटान को चीन के द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने की एक नई रणनीति हो सकती है। देखिए चीन की नज़रें वैसे भी अपने पड़ोसी देशों पर रहती हैं, ये उत्पाद मचा देता रहता है, अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग करता है उनकी ज़मीन हड़पने के लिए। आठवां प्रश्न है कि रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार जो आपका कोरोना महामारी है इसने दुनिया में कितने लोगों का जो है रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो देखिए रिफ्यूजी इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में लगभग 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। और इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे उनके पास से वो छत भी अब जो है छिन गई है। और भूखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के वायरस की चपेट में आने का जो सबसे ज़्यादा खतरा है ये बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका कोरोना वायरस है, एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा जब ऐड वगैरह आते हैं कोरोना के बारे में, उसमें बताया जाता है कि आप खाली पेट कम रहिए और नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, हाथ धोते रहिए। तो उसमें जो आपका ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप अपने मतलब आप खाली पेट ना रहिए, पेट को भरे रखिए ताकि आपका जो शरीर है उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती रहे। क्योंकि देखिए खाली पेट रहेंगे तो शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो हमारा शरीर किसी बीमारी से कैसे फाइट करेगा। तो भूखमरी बढ़ेगी तो आपका कोरोना का जो संक्रमण है आपके शरीर में वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। नवा प्रश्न है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और वर्तमान में ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। और जो आपके जेसन होल्डर हैं, देखिए जो आपके जेसन होल्डर है ये जो है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो कि इससे पहले जो है दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। लेकिन अब इनको पछाड़ दिया किसने? बेन स्टोक्स ने, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपके बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के, ये जो है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर वर्तमान में जो है दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। और 10वां प्रश्न है कि आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो देखिए जो आपका आईसीसी का लार प्रतिबंध है, देखिए लार प्रतिबंध क्या है? आपने देखा होगा जो बॉलर्स होते हैं ये बॉलिंग करते वक्त क्या करते हैं, अपना थूक निकालते हैं जीभ से जो है और उंगलियों पे लगाकर उसको गेंद पर लगाते हैं उसको चमकाने के लिए, ठीक है, ताकि गेंद जो है वो स्विंग करे। तो इस पर जो है जो कोरोना वायरस है, देखिए कोरोना वायरस जो है ये लार वगैरह से ही फैलता है, थूकने से फैलता है, छींकने से फैलता है। तो इसीलिए जो है एक नियम गाइडलाइन जारी की थी कि इसने आईसीसी ने कि कोई भी बॉलर अब अपना थूक जो है वो गेंद पर नहीं लगाएगा। लेकिन इसका उल्लंघन किसने कर दिया है? डॉम सिबले ने, ठीक है। तो देखिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हाल ही में ओल्ड ट्रैफर्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन इंग्लैंड के जो सलामी बल्लेबाज हैं डॉम सिबले, इन्होंने जो है गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन कर दिया। और इसी के साथ ये जो है क्रिकेट की बहाली के बाद
गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डॉम सिबले जो है ये लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और देखिए जो आपका आईसीसी है, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपका है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में स्थित है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। 11वां प्रश्न है कि किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जो है ये रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका ने भी कहा है कि रावण का जो उड्डयन मार्ग था इस पर हम रिसर्च करेंगे। और श्रीलंका ने और कौन कौन सी बातें कही हैं, देखिए श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले जो आपका रावण था, तो रावण के द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए जो है एक पहल शुरू की है। और जो आपका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है, तो देखिए इसके पूर्व जो उपाध्यक्ष हैं श्रीलंका के, ठीक है, जिनका नाम था शशि दानतुंज, इन्होंने बताया है कि जो आपका राजा रावण था श्रीलंका का, ठीक है, ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, काफ़ी टैलेंटेड था, विज्ञान की काफ़ी इसको जानकारी थी। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पौराणिक कथा है रामायण, ठीक है, तो ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये जो आपका एक फैक्ट है, ठीक है, मतलब एक वास्तविक घटना है, ये केवल कथा नहीं है। और इस पर जो है विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण जो है इसके पास एक विमान था, इसका नाम था पुष्पक विमान, ठीक है, तो ये पुष्पक विमान से जो है आता जाता था जिसको जहाँ पे भी जाना होता था। और इसी विमान पर उसने जो है माता सीता का जो है अपहरण किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मेरे एक रिलेटिव हैं, वो रहते हैं श्रीलंका में, तो वो बताते हैं कि काफ़ी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, ठीक है, जो कि रावण के काल से संबंधित हैं, उसके महल या फिर वहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे जो हमारे पौराणिक कथाओं में हनुमान जी थे या फिर जितने भी लोग थे, ठीक है, तो उनके साक्ष्य मिलते हैं, उनके पैरों के निशान या फिर उनकी गदा का निशान, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको श्रीलंका में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हैं तो आप जरूर देखिए इन सब चीज़ों को वहाँ पे जाके। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपका राम सेतु है, ठीक है, वो भी आपको दिखता है, जिसको एडम्स ब्रिज अंग्रेजों अमेरिका वालों ने कहा। तो राम सेतु जो है ये सबसे बड़ा साक्ष्य है इस पौराणिक कथा से संबंधित जो आपकी सत्य घटना है उस पर, ठीक है। तो रामेश्वरम कभी आप जाइए तो उसको विजिट कीजिए, मैं तो गया हूँ वहाँ पे। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का अधिग्रहण परिषद है, ठीक है, अधिग्रहण विंग है, इसने अभी हाल ही में T-90 विंग टैंकों के लिए जो है 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु जो आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है इसके साथ कुल 557 करोड़ रुपए का एक डील किया है। और माइन प्लाव क्या होता है, देखिए आपने जेसीबी देखा होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टैंक, ठीक है, और इस टैंक में आगे देखिए जेसीबी जैसा एक उपकरण लगा हुआ है जो कि खुदाई के काम में आता है। और ये कैसे खुदाई करेगा ये मैं आपको देता हूँ। देखिए जो आपके ये माइन प्लाव होते हैं तो इसको जो है बख्तरबंद कोर के T-20 टैंकों पर फिट किया जाएगा। और जिससे यदि किसी भी इलाके में यदि शत्रु की सेना जो है ये माइंस बिछा दे, यानी कि अगर हमारी सेना जा रही है उसके टैंक वगैरह जा रहे हैं रास्ते में, तो अगर ज़मीन पर माइंस बिछे हुए हैं तो इसमें लगा जो ये जेसीबी नुमा उपकरण है ये इसको खोद कर किनारे फेंक देगा, यानी कि अलग कर देगा, ठीक है। तो इससे जो है खोद कर बाहर निकल जाएगा इनलैंड माइंस को। और जो आपके माइन प्लाव होते हैं ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है। इसकी मदद से विस्फोटक या फिर माइंस को सावधानीपूर्वक जो है बाहर निकाला जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे उपकरण आपको दिख रहा है, ठीक है, आगे जेसीबी नुमा इसमें जो है उपकरण लगे हुए हैं, इसी से ये खुदाई संभव है। और 13वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 750 अरब यूरो, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ ने यानी कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में कोरोना संकट से निपटने हेतु टोटल 750 अरब यूरो का जो है एक फंड बनाने की घोषणा की है। और देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है तो ये जो है इस 750 अरब यूरो यानी कि करीब 64.04 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है इसको बनाएगा किसके लिए, कोरोना वायरस से फाइट जितने प्रभावित देश हैं, ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी देशों को वहाँ पर जो है बचाव कार्य के लिए और राहत कार्य के लिए। और देखिए जो आपका यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे।
देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। आंसर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। इनका नाम बताइए। तीसरा है कि भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया। उत्तर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थित एस्ट्राजेनेका पीएलसी कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।